हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप वो आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान, जनरल स्टडीज़, है ना। ल्यूसेंट पब्लिकेशन की ये बुक है। तो हम लोग जो है वो इसका कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ इसको पढ़ने का हमारा पर्पज़ क्या है। ल्यूसेंट जो बुक है वो एक तरीके से जनरल स्टडीज़ के लिए स्टार्टिंग मानी जाती है। जो भी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कंपटीशन की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, उनके लिए एक तरीके से ज़्यादातर लोग ल्यूसेंट ही प्रेफर करते हैं कि क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बेस दिया होता है पूरा। और जब भी आप किसी चीज़ की स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपका बेस क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और या फिर ल्यूसेंट किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो अपना पूरा जीएस कंप्लीट कर चुके हैं, अब उनको रिवीजन करना है। तो रिवीजन के लिए भी जो है वो ल्यूसेंट बहुत अच्छी मानी जाती है। इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं एक बार खुद से इस बुक की पूरी रीडिंग करके आप लोगों को रिवीजन करवा दूँ बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसमें जो है वो हम लोगों ने हिस्ट्री से स्टार्ट किया था। हिस्ट्री में जो है वो हम लोग जो प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो हमारा चल रहा है वो आधुनिक भारत चल रहा है ना। तो मॉडर्न में जो है वो अभी हमने स्टार्ट ही किया है, एक ही टॉपिक हो पाया है। और सेकंड टॉपिक जो है वो हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जो कांस्टेबल वाले स्टूडेंट्स हैं ना, वो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि कांस्टेबल में काफ़ी सारे क्वेश्चंस ल्यूसेंट से ऐसे के ऐसे ही उठा लिए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। उसमें कुछ भी एडिटिंग या कुछ भी नहीं किया जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन ल्यूसेंट से उठाया जाता है। तो इसलिए मैं आप लोग से कहना चाहूँगी, चाहे वो मेरी वीडियो से करें, चाहे वो कहीं और से करें, या फिर वो बुक से करें, कहीं से भी करें, लेकिन जो कांस्टेबल और जीडी देने वाले हैं, मैं खास तौर पे उन बच्चों से बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग एक बार ल्यूसेंट को ख़त्म ज़रूर कर लीजिएगा। ल्यूसेंट पूरी एक बार में, चाहे आप वीडियोज़ के थ्रू कंप्लीट करें या फिर आप बुक से कंप्लीट करें, लेकिन एक बार प्लीज़ उसको अच्छे से कंप्लीट करके ही एग्ज़ाम में जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। कल जो है हम लोगों ने आधुनिक भारत, कल से ही हमने स्टार्ट किया है पढ़ना। तो इसमें जो उत्तरकालीन मुगल सम्राट थे, 37 नंबर का जो टॉपिक है ये हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, है ना। तो आज जो है हम वो स्टार्ट करेंगे 38 नंबर से, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। ठीक है। 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। ये जो यात्रा करी थी ना वास्को डी गामा ने, इसमें जो भारतीय व्यापारी थे अब्दुल मजीद, उन्होंने इनका सहयोग किया था। ठीक है। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1505 में कौन आया था प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनके? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ठीक है। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 में बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। ठीक है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में खोली थी। ये जो मैं पॉइंट बता रही हूँ ना आप लोगों को, ये जो बुक है, ये पेपर जो है वो आपको काफ़ी हाईलाइट दिख रहा है। एक्चुअली ये क्या है ना, ये मैंने काफ़ी बार कंप्लीट कर लिया है बुक, इस वजह से ये आपको थोड़ा ज़्यादा ही हाईलाइट सा दिख रहा है। बट कोई इशू नहीं है, मैं जो मतलब पॉइंट आप लोग को बताती जा रही हूँ, आप लोग चाहें तो वो पॉइंट नोट भी कर सकते हैं या फिर कहीं भी हाईलाइट कर सकते हैं अगर आप नोट्स वगैरह बनाएं तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी? कोचीन में। ये क्वेश्चन बीपीएससी में अभी डायरेक्ट पूछा गया था कि पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ थी या उन्होंने कहाँ बनाई थी। ठीक है, तो कहाँ? कोचीन में बनाई थी। नेक्स्ट, दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आए। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आया था? सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कई बार, पहले कौन आया था, इसके बाद कौन आया था, इसके बाद कौन आया था। ये जो भी मैं बता रही हूँ ना, आप लोग को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, है ना। तो आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं साथ के साथ। तो पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आया था? डच आए थे। पहला डच यात्री कार्नेलियन
हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। ठीक है। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। तो यहाँ से क्या हो गया, पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी क्या थी, कहाँ पे थी, कोचीन में। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोली थी, कोचीन में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोली थी, मसूलीपट्टनम में। दो याद हो गई आपको। नेक्स्ट, फिर डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ पे थी, कहाँ पे उन्होंने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी, पुलिकट में। कहाँ पे, पुलिकट में। ठीक है, जहाँ उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। जहाँ उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। ठीक है। नेक्स्ट, डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। डचों ने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। वेतनभोगी का मतलब ये है जो उनकी फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, उनको वो लोग वेतन दे रहे थे काम करने के बदले में। ठीक है, डचों ने ये काम पहली बार किया था। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ था। डचों का भारत में अंतिम रूप से जो पतन हुआ था वो 1759 में हुआ था। क्यों हुआ था, अंग्रेजों एवं डचों के बीच में जो बेदरा का युद्ध हुआ था उससे हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, अंग्रेजों एवं डचों के बीच हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम ये इनकी कंपनी और स्थापना वर्ष पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जैसा कि मैंने बताया डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी, पुर्तगालियों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की थी वो कब की थी, 1498 ईस्वी में की थी। कब की थी, 1498 ईस्वी में। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद कौन आए, अंग्रेज। तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी, 1600 में की थी। ये आप लोग को सन याद होनी चाहिए, ये सन एग्जाम में पूछी जाती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डचों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी, 1602 में की थी। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डैनिशों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी, 1616 ईस्वी में की थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी, 1664 ईस्वी में की थी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में इन्होंने स्थापित की थी। वैसे जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना वो फ्रांसीसी तक ही आते हैं, क्योंकि जो स्वीडिश थे ना वो आए तो थे भारत में लेकिन उनका कोई खास रोल नहीं रहा था, एनरोलमेंट नहीं रहा मतलब कुछ ज़्यादा, तो इस वजह से उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो जो है वो पुर्तगालियों से लेकर फ्रांसीसी तक ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको ये पाँचों याद करनी ही करनी है। एक बार रिवाइज कर लीजिए। पुर्तगालियों की ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डचों की ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। ठीक है, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में। ओके, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। ठीक है, नेक्स्ट, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। पहला गवर्नर कौन था, थॉमस स्मिथ था। ठीक है, नेक्स्ट, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। मुगल दरबार में जाने वाला जो पहला अंग्रेज था वो कौन था, कैप्टन हॉकिंस था। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में यह 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैप्टन हॉकिंस जो है वो किसके दरबार में भारत गया था, तो वो जो है वो जहांगीर के दरबार में गया था। ठीक है, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि जहांगीर के काल में कौन सा अंग्रेज भारत आया था, तो कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस आया था। कब आया था, 1609 ईस्वी में आया था। ठीक है, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था,
रेड ड्रैगन, कौन सा? रेड ड्रैगन, ठीक है। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दे दी थी। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दे दी थी। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोली, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित की। ठीक है, पूर्वी तट पे कब की? 1611 में, और पश्चिमी तट पे कब की? 1613 में। ठीक है, पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापना करने का प्रयास किया गया था। पहली बार सूरत में 1908 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था, है ना। ये नोट है, ये मैं नोट पढ़ के सुना रही हूँ आप लोग को। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। रो फरवरी 1929 तक भारत में रहा। टॉमस रो जो है वो फरवरी 1929 तक भारत में रहा। रो जहांगीर एवं खुर्रम से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा। रो जहांगीर एवं खुर्रम से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट पाने में सफल रहा। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते हैं। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी किया, जिसके अनुसार जो अंग्रेज थे वो सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर यानी टैक्स देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। ठीक है, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किलावंत कोठी का भी निर्माण किया। वहां पर एक किलावंत कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। इस कोठी का नाम क्या पड़ा? फोर्ट सेंट जॉर्ज। और यह फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। और यह सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। ठीक है, नेक्स्ट 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बम्बई है वो गिफ्ट में कब, मतलब मैं इसे अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ कि मतलब जो मुंबई जो है वो गिफ्ट में किसकी शादी में दिया गया था? तो वो किसे दिया गया था? ब्रिटेन के जो राजकुमार थे ना चार्ल्स द्वितीय, उनके विवाह में। और उनका विवाह किसके साथ हुआ था? राजकुमारी कैथरीन के साथ। तो पुर्तगालियों ने इन्हें यह विवाह में तोहफे के तौर पे दे दिया था। ठीक है, 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया था। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे दिया था। 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया था। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया था। गेराल्ड ऑंगियर 1669 से लेकर 1677 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर था। ये गेराल्ड ऑंगियर जो था ना वो सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर था। इसने बम्बई शहर की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि बम्बई शहर की स्थापना किसने की थी,
तो गेराल्ड ने की थी। ठीक है, इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1669 से लेकर 1677 तक था। ठीक है, नेक्स्ट, बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी थी। इस अनुमति को निशान कहते हैं। 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण किया। पूछ लिया जाए फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण किसने किया था, या आप लोग बताइए। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के पहले प्रेसिडेंट हुए। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फोर्ट विलियम के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो इनका नाम जो है वो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चार्नॉक ने रखी थी। किसने रखी थी? जॉर्ज चार्नॉक ने रखी थी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकिस मार्टिन ने वालिकोडापुर के सूबेदार शेरखान लोधी से पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया था, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये युद्ध जो है कर्नाटक युद्ध जितने भी हुए हैं ना, ये इन सब का टाइम पूछ लिया जाता है कि पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच हुआ, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ याद रखिएगा आप लोग। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक चला। किस किस के बीच और क्यों हुआ था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 में हुई एलासाप की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था ना 1749 से लेकर 1754 तक जो चला था, इस युद्ध में जो फ्रांसीसी गवर्नर था ना डुप्ले, उसकी हार हो गई थी, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बना दिया गया। मतलब ये है कि जब डुप्ले हार गया भारत से तो फ्रांसीसियों ने उसको वापस बुला लिया और उसकी जगह पे जो है वो गोडेहू नाम के दूसरे फ्रांसीसी गवर्नर को भेज दिया गया। ठीक है, पांडिचेरी की जो संधि हुई थी के साथ ही युद्ध समाप्त हो गया। जब पांडिचेरी की संधि हो गई, कब हुई? ये जनवरी 1755 में। कब हुई? जनवरी 1755 में के साथ ही ये जो युद्ध था वो समाप्त हो गया। ठीक है, अब स्टार्ट हुआ कर्नाटक का तीसरा युद्ध। ठीक है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध जब स्टार्ट हुआ, कब से कब तक चला? 1756 से लेकर 1763 तक। 1756 से लेकर 1763 तक, ये काफ़ी लंबा चला था, है ना, के बीच हुआ। जो 1756 में शुरू हुई सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था, जो कि 1756 में शुरू हुआ एक सप्तवर्षीय युद्ध का ही अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गया। पेरिस की जब संधि हुई तो यह युद्ध समाप्त हो गया। अब पहली चीज कि 3 युद्ध ये हैं, इन तीनों युद्धों में किसकी संधि के बाद कौन सा युद्ध समाप्त हुआ, ये आपको याद होना ही होना चाहिए हर हालत में। तीसरा किसकी संधि से समाप्त हुआ? पेरिस की संधि से। दूसरा किसकी संधि से समाप्त हुआ? पांडिचेरी की संधि से। पहला किसकी संधि से समाप्त हुआ? ये तीनों ही आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हरा दिया। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हरा दिया। वांडीवास का युद्ध पूछ लिया जाता है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था ये भी पूछ लिया जाता है। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1761 ईस्वी में क्या हुआ? अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 में हुई पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे
बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न था। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में जो बंगाल था वो सबसे ज़्यादा संपन्न था। मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र शासक था। जो मुर्शीद कुली खां था वो एक स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह के राजस्व भेजता था। मुर्शीद कुली खां जो था वो एक स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाहों को राजस्व भेजता था। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, जो कि भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, स्थानांतरित कर दी थी। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ कर तथा कृषकों को तकाबी ऋण प्रदान किया। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकाबी ऋण प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सुजाउद्दीन हुआ। इसका उत्तराधिकारी इसका जो दामाद था ना सुजाउद्दीन, वो हुआ। 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना। 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसके काल में जो बंगाल था वो इतना मतलब समृद्धशील हो गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ण कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सुराजुद्दौला बना। इसका जो उत्तराधिकारी बना था वो इसका जो दामाद था वो सुराजुद्दौला बना। ठीक है। 20 जून 1756 को काल कोठरी की ट्रेजेडी नामक घटना घटी। 20 जून 1756 को काल कोठरी की ट्रेजेडी नामक घटना घटी। अब ये घटना क्या थी? इस घटना के रचयिता जेड हॉरवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 में से 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे, बाकी सबकी मृत्यु हो गई थी, है ना। 146 को एक काल कोठरी में मतलब अंधेरे बंद कमरे में बंद कर दिया था और जब सुबह देखा गया तो उसमें से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे, बाकी सबकी दम घुट के मृत्यु हो गई थी। तो इसे जो है वो काल कोठरी की घटना कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। ये जो युद्ध जिनका भी सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ ना, युद्धों की सन के बारे में, ये सब आपको याद होनी चाहिए। ये जो है ये प्लासी का जो युद्ध है ना, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 1757 में, 23 जून 1757 में हुआ था, है ना। वो अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, है ना। इनके नवाब रॉबर्ट क्लाउड बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हो गए। जिसमें नवाब सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हो गए थे। मतलब जो सिराजुद्दौला थे उनके साथ उन्हीं के सेनापति ने धोखाधड़ी कर दी थी, इस वजह से वो हार गए थे। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। अब इससे आगे पढ़ने से पहले हम लोग ये बंगाल के जो नवाब है ना, ये और इनका समय पढ़ लेते हैं, ये कब से कब तक शासक रहे थे। मुर्शीद कुली खां 1713 से लेकर 1727 तक। उसके बाद सिराजुद्दौला, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सुजाउद्दौला और सिराजुद्दौला दो ही हैं, है ना। तो सुजाउद्दौला, इसका शासन 1727 से लेकर 1739 तक रहा। सरफराज खां 1739 से 1740, ये केवल 1 साल तक ही नवाब रहा था बस। फिर उसके बाद चौथा जो है वो अलीवर्दी खां 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक रहा था। फिर 5वें नंबर पे आया था सिराजुद्दौला, जिसे हम लोग सिराजुद्दौला भी कह देते हैं, है ना। तो इसका शासनकाल जो था वो 1756 से लेकर 1757 तक रहा था। 6वां आया मीर जाफर 1757 से लेकर 1760 तक। उसके बाद मीर कासिम 1760 से 1763 तक। उसके बाद मीर जाफर मतलब कि सेकेंड। फिर ये 1763 से लेकर 1765 तक। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आया निजाम 1765 से लेकर 1766 तक। उसके बाद 10वें नंबर पे आया सैफुद्दौला 1766 से 1770 तक।
और उसके बाद नेक्स्ट आया मुबारक-उद-दौला। कौन? मुबारक-उद-दौला 1770 से लेके 1775 तक, है ना। तो ये 11 जो हैं ये बंगाल के नवाब हैं और इनका समय क्या क्या था वो भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। इससे आगे अब हम पढ़ेंगे प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मैदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना नवाब की वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। जो प्लासी, इसमें प्लासी लिखा हुआ है, वैसे जो है वो प्लासी है, जगह जो है वो प्लासी है, प्लासी नहीं है। भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। रॉबर्ट क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। जो मीर कासिम था उसने क्या किया कि अपनी जो पहले जो राजधानी थी बंगाल की वो क्या थी? मुर्शिदाबाद। लेकिन इसने क्या किया? मुर्शिदाबाद से हटा के उसको मुंगेर स्थानांतरित कर दिया, है ना। नोट में लिखा हुआ है बंगाल की राजधानी का क्रम। मतलब कि बंगाल की कौन कौन सी राजधानियां रही हैं और कैसे कैसे, इनका क्रम क्या है। तो सबसे पहले जो बंगाल की राजधानी थी वो क्या थी? ढाका। उसके बाद दूसरे नंबर पे बंगाल की राजधानी क्या बनी? मुर्शिदाबाद। उसके बाद तीसरे नंबर पे बंगाल की राजधानी क्या बनी है? मुंगेर। मतलब कैसे? ढाका, मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर, है ना। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजों एवं मीर कासिम के बीच। अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच ये बक्सर का जो युद्ध हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो 1764 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेजों एवं मीर कासिम के बीच हुआ था। और अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में इस युद्ध में भी अंग्रेज ही विजय हुए थे। ये जो युद्ध हुआ था इसमें भी क्या हुआ? अंग्रेजों की ही विजय हुई। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। ये इस तरीके से पूछ लिया जा सकता है कि जो उसका बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो किसके समय में हुआ था। तो उस टाइम पे जो है वो लॉर्ड हेक्टर मुनरो था। इस युद्ध में जो अंग्रेज सेनापति था वो कौन था? हेक्टर मुनरो था। ठीक है। अब इससे आगे का जो टॉपिक है अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। अंग्रेजों के मैसूर से क्या संबंध थे, कैसे संबंध थे, वो जो है वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक्चुअली आज की वीडियो में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इश्यूज़ हुए हैं, तो वो कुछ प्रॉब्लम थी इस वजह से हुए हैं। तो बाकी का जो है वो आगे की वीडियो में ऐसा कोई इशू नहीं होगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन ये जो भी मैं रिवीजन करवा रही हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो मैं आपको खुद से बोल रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उन सभी में देख चुकी हूँ। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं मैंने खुद देखे हुए हैं, इसीलिए मुझे रियलाइज़ हुआ कि ल्यूसेंट से कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट बनते हैं। तो क्यों ना मैं एक बार ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने से अच्छा है कि एक बार पूरी बुक की प्रैक्टिस करा देती हूँ। जिससे क्या होगा, जब थ्योरी आप लोगों के आंखों के सामने से एक बार निकलेगी ना पूरी बुक की, कि हाँ मतलब हमने तो ये पूरी थ्योरी पढ़ रखी है, तो जब आप अपने आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ थ्योरी में पढ़ी है, तो ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो आप लोग अपने आप ही सॉल्व करने लोगे। बाकी का कोई नहीं, मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।